दोस्तों हिंदी की ये मेरी पहली क्लास है जिसमें हम आप लोगों को सामान्य हिंदी में हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला की परिभाषा जानेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये तीनों अलग अलग हैं। तो इस तरह से इसकी वर्णमाला की परिभाषा हुई। अब वर्ण अक्षर ब्रैकेट में जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे ही वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे छोटा आ, बड़ी ई, वा, चा, का, खा इत्यादि शब्द, ये शब्द वर्ण के अंतर्गत आते हैं जो जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी हमारी राजभाषा है। इसका अर्थ है कि हिंद का वासी या भारत का वासी, मतलब कि हिंदी हमारी राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। इसका अर्थ है हिंद का वासी या भारत का वासी। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी क्या है? हिंदी कहाँ से ली गई? फारसी भाषा के शब्द से हिंदी शब्द लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करे उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं तथा जिस भाषा में राजकीय कार्य हो उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी के उद्भव का सही क्रम, सबसे पहले संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद सबसे लास्ट में हिंदी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गंधार लिपि का अन्य नाम खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। फिर उसके बाद वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। पॉइंट, स्वर को अच भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुल स्वरों की संख्या 11 है जिसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, आए, ओ, औ। नेक्स्ट पॉइंट, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। फिर उच्चारण या भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। इसमें री को हटा देंगे, बाकी सब उसी तरह रहेगा। से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। इसमें री हट गया तो 10 हो गए। उच्चारण या भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या जो हो जाए 10 हो जाएगी। और इसमें क्या था? इसमें कुल स्वरों की संख्या 11 थी। तो इस तरह ये है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है
व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? परिभाषा देखते हैं इसकी। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, कुल व्यंजनों की संख्या 40 है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें से 10 स्वर हो जाएंगे, 33 व्यंजन हो जाएंगे, प्लस 2 द्विगुण हो जाएंगे। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 43 मानी गई है, जिसमें से 10 स्वर, 33 व्यंजन। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मतलब कहें कि भाषा की सबसे लिखित इकाई जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण है। भाषा की नेक्स्ट पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि हो जाएगी या स्वनिम हो जाएगी। भाषा की मूल इकाई ध्वनि या स्वनिम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भाषा की सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो। लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो शब्द हो जाएगा। जैसे रोटी, इसका तो अर्थ निकलता है। निरर्थक इकाई का मतलब होता है जिसका अर्थ ना निकले। राटी, राटी का अर्थ नहीं निकला, ये राटी क्या है? तो इसका अर्थ नहीं निकला, इसलिए निरर्थक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये जाएगी 53। नोट में देखेंगे हम कि केंद्रीय हिंदी समिति ने 22 अगस्त 2024 को एक विशिष्ट व्यंजन ठा के रूप में स्थान देते हुए अब कुल वर्णों की संख्या 53 मानी है। यह जो वर्ण है इसको हम इंक्लूड कर लिए गए हैं कब? 22 अगस्त 2024 को। तो पहले जो है वर्णों की संख्या जो थी 52 थी, अब इसको ले लिए इंक्लूड किया गया, तो ये हो जाए 53। 53 वर्णों में जो हो जाएगी 11 स्वर हो जाएंगे, 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, 4 ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, 2 द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे, 2 अयोगवाह व्यंजन हो जाएंगे, 1 विशिष्ट व्यंजन। तो कुल मिलाकर 53 या 53 वर्ण हमारे हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, री को छोड़कर 10 स्वर होते हैं। री को छोड़कर, आगे अभी बताए थे कि री को छोड़ के 10 स्वर होते हैं। री का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। री जो होता है, री वर्ण जो होता है ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। हिंदी शब्दकोश में री का स्थान ऊ के पश्चात आता है। मतलब हिंदी में ऊ के पश्चात ये री आता है। हिंदी वर्णमाला में री ऊ तथा ए के बीच में भी के मध्य में आता है। मतलब री जो है ऊ और ए के मध्य में आता है। संस्कृत में वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं। आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ली, ए, ओ, औ। तो ये हमारे 9 जो होते हैं ये संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या, 9 स्वरों की संख्या है। नेक्स्ट, अब देखते हैं स्वरों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर जिसे एक मात्रिक छंद कहते हैं, दीर्घ स्वर जिसे द्विमात्रिक छंद कहते हैं, लुप्त स्वर जिसे त्रिमात्रिक कहते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर क्या है की परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अब ये चारों को हम इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आएगा कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक छंद भी कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ए ऐ ओ औ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गए, ये हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा विलुप्त स्वर ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है और यह त्रिमात्रिक स्वर होता है। जैसे बाप रे मोहना, रोना इत्यादि ओडम मंत्रों का उच्चारण। तो इस तरह से यहाँ हम स्वर के प्रकार देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।